क्लासरूम स्टार्ट कर रहे हैं क्लासिकल मैकेनिक्स की नेक्स्ट वीडियो। हमने जो लास्ट वीडियो में देखा था कि हैमिल्टनियन कैनोनिकल इक्वेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डॉकिन थ्योरम, इसका ही अब हम आगे थोड़ा सा वो करने वाले हैं मॉडिफिकेशन। हमारे पास है रोट इक्वेशन। ये एक साइंटिस्ट के ऑनर में ही इन इक्वेशंस का नाम दिया गया है। जो रोट साइंटिस्ट थे उन्होंने खुद ही सोचा कि अभी तक तो हम सिर्फ सिस्टम को क्या कर रहे हैं, या तो पूरा का पूरा जनरलाइज वेलोसिटी पर ही डिपेंड करवा रहे हैं या फिर मोमेंटम पर। अगर हमने अपने सिस्टम के अंदर टाइम लिया है, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी ली, देन तो हम उसको कह देते हैं लैग्रांजियन फंक्शन। और अगर हमने टाइम लिया, जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट लिया और जनरलाइज मोमेंटम ले लिया, तो हमने उनको बोला हैमिल्टनियन वेरिएबल्स। इस तरह से बोला गया। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम अपने सिस्टम को बहुत अच्छे से डिफाइन करें, जिसके अंदर कुछ पार्टिकल्स हो सकते हैं जनरलाइज वेलोसिटी कंटेन कर रहे हो और कुछ पार्टिकल्स ऐसे हो सकते हैं जो जनरलाइज मोमेंटम कंटेन कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या किया, कुछ ऐसी इक्वेशंस की डिस्कवरी की जिनके अंदर दोनों इक्वेशंस का यूज हो रहा है, जनरलाइज मोमेंटम का भी और वेलोसिटी का भी। तो इन दोनों का मिक्सचर करके उन्होंने लैग्रांजियन वेरिएबल्स और हैमिल्टनियन वेरिएबल्स, दोनों वेरिएबल्स का मिक्स करने के बाद रोट इक्वेशन बनाई गई है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कैसे उन्होंने डेरिवेशन की। तो इसकी थ्योरी यही है कि रोट इक्वेशन कब प्रपोज हुई, जब उन्होंने सोचा कि हमारा जो सिस्टम है उसको अच्छे से डिफाइन करने के लिए हमें दोनों वेरिएबल्स की नीड है, लैग्रांजियन वेरिएबल्स की भी और हैमिल्टनियन वेरिएबल्स की भी। तो सबसे पहले तो उन्होंने सिस्टम देखो कैसा लिया होगा, जिसके अंदर हमारे पास एक तो टी कंपोनेंट प्रेजेंट हो, टाइम, फिर क्यू आई और क्यू अल्फा। ये दोनों के दोनों जनरलाइज डिस्प्लेसमेंट ही है। मैंने इनको ब्रेक क्यों किया, हो सकता है जो आई कंपोनेंट है वो तो वेलोसिटी ले रहे हो और जो अल्फा वाले हैं वो मान लो मोमेंटम ले रहे हैं। तो ऐसे हमने इनको डिवाइड कर दिया कि कुछ पार्टिकल्स हैं वो वेलोसिटी कंपोनेंट ले रहे हैं और कुछ पार्टिकल्स हैं वो मोमेंटम कंपोनेंट ले रहे हैं। तो इनका इंडेक्स भी हम लिख लेते हैं, आई फ्रॉम 1 2 से लेकर m तक, और अल्फा हो सकता है m+1 से लेकर n तक। इस तरह से हमने इनको ले लिया है। उसके बाद देखिए, अब हमने, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, क्यू तो हमारा कहां से कहां तक है, 1 से लेकर n तक ही होगा, क्योंकि क्यू में आई भी है और अल्फा भी है। और जो जनरलाइज वेलोसिटी है वो हमारी n तक है, सॉरी m तक, और जो अल्फा है मोमेंटम है वो हमारा m+1 से लेकर n तक है। तो कुछ पार्टिकल्स ने हमारी वेलोसिटी कंपोनेंट लिया और कुछ पार्टिकल्स ने मोमेंटम कंपोनेंट लिया है, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है कि मोमेंटम का रिलेशन क्या होता है लैग्रांजियन फंक्शन से, p अल्फा इज इक्वल टू कर्ल l बाय कर्ल ऑफ q अल्फा डॉट। ये हमने पिछले अपने आर्टिकल्स में देख लिया है कि जो मोमेंटम है दिस इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ लैग्रांजियन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू जनरलाइज वेलोसिटी। तो हमने यही लिखा है कि l का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा डॉट करेंगे, q अल्फा डॉट, देन वी विल गेट द मोमेंटम। एंड अल्फा की वैल्यू आपको पता ही है m+1 से लेकर n तक है, ठीक है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मोमेंटम है और हमारे पास एक रिलेशन आ गया कि इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये आ जाएगा, तो क्यों ना हम डॉकिन थ्योरम का इस्तेमाल कर ले। डॉकिन थ्योरम में भी कुछ इसी तरह से है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई x है जिसके अंदर वेरिएबल्स हैं n, और एक रिलेशन होता था हमारे पास yi इज इक्वल टू कर्ल x बाय कर्ल ऑफ xn, ये रिलेशन होता था। तो अगर हमारे पास ये डेरिवेटिव का रिलेशन है तो हमने एक नया फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया था। कैसा फंक्शन बनाया था, y के अंदर कौन से वेरिएबल्स थे, y1 y2 yn, और वो किस तरह से हमने कंस्ट्रक्ट किया था कि y का आप डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल yi, यू विल गेट xi। आपको डॉकिन थ्योरम की स्टेटमेंट क्लियर होगी। तो हमें यहीं पे यही यूज करनी है कि देखो ये वाला रिलेशन हमारे पास है, देन वी हैव टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू फंक्शन सच दैट कि ये वाली कंडीशन वो होल्ड कर दे। लेकिन डॉकिन थ्योरम में एक और कंडीशन थी कि हैशियन शुड नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पर, वहां पर तो क्या था, हैशियन ऑफ x नॉट इक्वल टू 0।
अब यहाँ पर आप इसको अगर इससे कंपेयर करोगे तो आपकी जो L की वैल्यू है वो क्या आ रही है, x। तो यहाँ से आप कंपेयर करो, पहले तो इसको इससे कंपेयर करना, x को रिप्लेस करना है L से, xi को किससे रिप्लेस करोगे, q अल्फा डॉट से, और yi को रिप्लेस करना है p अल्फा से। इस तरह से हमने रिप्लेस किया। अब वहां पर भी हमारे पास एक कंडीशन होती थी कि हैशियन ऑफ x नॉट इक्वल टू 0, एंड हेयर वी विल ले, क्या लेंगे, L। तो हैशियन ऑफ L शुड नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं होगा तभी हम डोंगिन थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो हमने ये एक बार ले लिया, और आपको पता भी है हैशियन होता क्या है, डबल डेरिवेटिव का डिटर्मिनेंट। तो इसको अच्छे से भी लिख सकते हो आप, कर्ल स्क्वायर L बाय, अब इसमें देखना विद रिस्पेक्ट टू किसके डेरिवेटिव है, अल्फा डॉट के। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया क्यू अल्फा डॉट, और यहाँ पर लिख लीजिए बीटा लिख लो, और अल्फा और बीटा की वैल्यू कहाँ से रन कर रही है, m+1 से n तक। दिस शुड नॉट इक्वल टू 0। इसका और इसका मतलब एक ही है, मैंने थोड़ा सा ओपन करके दिखा दिया आपको। तो ये कंडीशन हम लेके चलेंगे सच दैट कि हम अपनी डोंकिन थ्योरम यूज कर सके। तो हमारे पास ये भी है और ये भी है, तो इन दोनों का यूज करने के बाद हमें एक नया फंक्शन मिलेगा, कैसा कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। वहां पर हमें y मिलता था, यहाँ पर अब हमें कोई नया फंक्शन मानना पड़ेगा। वो जो नया फंक्शन मिलेगा उसी को ही हम क्या बोलते हैं, रोट फंक्शन। तो मैंने यहाँ पर r फंक्शन एक नया माना। जो ये r फंक्शन होगा ये किस तरह का होगा, उसके अंदर देखो कौन से वेरिएबल होते हैं y के अंदर, ये वाले, और यहाँ पर y1 y2 yn दैट इज yi किससे रिप्लेस है, p अल्फा से। तो ये जो हमारा r होगा ये किसका फंक्शन होगा, p1 p2, नहीं अल्फा की वैल्यू तो m+1 से स्टार्ट है ना, तो pm+1 m+1 pm+2 से लेकर pn तक। ये जो हमारा r फंक्शन है ये इन वेरिएबल्स का ही फंक्शन है। और किस तरह से मिलेगा हमें कि r का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू yi का मतलब p अल्फा के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करना है, यू विल गेट xi मीन्स q अल्फा डॉट। हमने डोंकिन थ्योरम का बिल्कुल सिंपल से इस्तेमाल किया है। हम वहां पर हमें एक नया फंक्शन y मिलता था, यहाँ पर हमने एक नया फंक्शन r मिल गया है जो कि इसी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी हमारी अभी काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई है, इसका भी हम आगे यूज करेंगे। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। और जैसे कि आपको पता है अल्फा की वैल्यू m+1 to n तक, इस तरह से है। यह आ गई हमारे पास एक इक्वेशन। वैसे तो आप क्यू अल्फा डॉट को कैसे लिख सकते हो, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये लिखोगे और भी अच्छा है, थोड़ा सा देखने में पता चल रहा है कि क्यू अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू मोमेंटम इक्वल आ रहा है। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। अब चलो हमने डोंकिन थ्योरम की एक टर्म का इस्तेमाल कर लिया, लेकिन डोंकिन थ्योरम का एक सेकंड पार्ट भी था। क्या था उसके अंदर, कि अगर आप x के अंदर कुछ नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करवा दोगे तो y के अंदर भी वो नए वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस हो जाएंगे। बट वो किस तरह से इंट्रोड्यूस होंगे कि जो डेरिवेटिव है उसमें माइनस का डिफरेंस आएगा। देखिए ये आप याद रखना, इक्वेशन नंबर 1 ये है, 2 ये है, 3 ये है। जब भी आगे इन इक्वेशंस का यूज होगा तो आप वीडियो को बैक करके देख सकते हैं कि हमारी 1, 2, 3 इक्वेशन क्या आई थी। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब जैसे ही हम x के अंदर कुछ नए वेरिएबल्स ये इंट्रोड्यूस करवाते थे तो y में भी हो जाते थे ये इंट्रोड्यूस, और हमारे पास एक इक्वेशन क्या आती थी कि अगर आप x का डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू अल्फा j, दिस शुड बी इक्वल टू y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू अल्फा j बट शुड बी नेगेटिव। नेगेटिव आता था, है ना, j की वैल्यू 1 to n तक। आप देख सकते हैं डोंकिन थ्योरम में। तो अब हमें यही यूज करना है। ये यूज क्यों कर रहे हैं हम,
क्योंकि हमने सिर्फ क्यू अल्फा पी अल्फा इन पी अल्फा पे ही फोकस किया है, बाकी वाले तो सारे बचे हुए हैं, है ना। हमने तो सिर्फ इसका यूज किया है इसमें। तो हम क्या करेंगे, बाकी वाले जो हमारे नए वेरिएबल्स भी तो है ना इसके अंदर, तो इनके लिए हम ये वाला यूज कर देंगे, क्योंकि कुछ नए वेरिएबल्स अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन वाले जो वेरिएबल्स हैं जो बाकी वाले बचे हुए हैं उन पर हम ये वाली इक्वेशन अपनी लगाने वाले हैं। तो देखिए कैसे लगाएंगे। कर्ल आर बाय कर्ल क्यू आई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई। एक बार मैंने इस पे लगाया, आपको पता है x की वैल्यू किससे रिप्लेस है, l से, और y की वैल्यू किससे रिप्लेस है, r से। और नए वेरिएबल्स आप एक बार क्यू आई रखो, एक बार t रखना, एक बार क्यू अल्फा क्यू आई डॉट, ये रखेंगे। तो मैंने पहले ये वाले रखे हैं, फिर अब मैं ये वाले रख रही हूँ। अब की बार डॉट वाले लिख लेते हैं, क्यू आई डॉट इज इक्वल टू माइनस ऑफ कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट। अब मैंने डॉट वाले लिख दिए, उसका बाद टाइम वाला भी लिख दो। कर्ल आर बाय कर्ल टी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ कर्ल एल बाय कर्ल टी, एंड लास्ट वन इज कर्ल आर बाय कौन सा बच गया, अल्फा वाला। तो हमने देखो चारों इक्वेशन ही लिखी हैं, कर्ल क्यू अल्फा, कर्ल एल बाय कर्ल क्यू अल्फा नेगेटिव, याद। तो हमारे पास ये 4 इक्वेशंस आ गई हैं। और आपको पता है आई फ्रॉम 1 to m तक है और अल्फा फ्रॉम 1 to m+1 to n तक है। तो हमने ये सेकंड वाली ही डोंकिन थ्योरम इस्तेमाल की है, जो इसका सेकंड पार्ट होता था वो वाला। अब हमने क्या किया, डोंकिन थ्योरम का इस्तेमाल तो कर लिया, बट डोंकिन थ्योरम में किसका यूज था, हैमिल्टोनियन वेरिएबल्स का। अब हमारे पास कुछ वेरिएबल्स ऐसे भी हैं जिनके अंदर लैग्रांजियन फंक्शन का यूज होगा, लैग्रांजियन इक्वेशंस का यूज कर सकते हैं आप। तो उनमें लैग्रांजियन इक्वेशंस कब यूज करेंगे, जब आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट होंगे। तो वेलोसिटी कंपोनेंट आपके पास ये आ सकते हैं। और क्योंकि पी अल्फा भी हमने कैसे निकाला था, कर्ल एल बाय कर्ल ऑफ क्यू अल्फा डॉट, तो आप यहाँ से क्यू अल्फा डॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो आप क्यों ना इन वाले वेलोसिटी कंपोनेंट और इन वाले वेलोसिटी कंपोनेंट पर यही लगा दो, लैग्रांजियन इक्वेशन। लैग्रांजियन इक्वेशन सभी को याद है, डी बाई डी टी कर्ल एल बाय वेलोसिटी कंपोनेंट एंड माइनस एल बाय सिंपल कंपोनेंट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली फॉर अल्फा, कर्ल एल बाय कर्ल क्यू अल्फा डॉट माइनस कर्ल एल बाय कर्ल ऑफ क्यू अल्फा इज इक्वल टू 0। एंड आई की वैल्यू 1 to m तक और अल्फा की वैल्यू m+1 से लेकर n तक, है ना। अब ये वाली वैल्यू देखो, इस वैल्यू की हमारे पास क्या इक्वल वैल्यू है। इक्वेशन नंबर 1 देखना सभी बैक करके, हमारे पास जो पी अल्फा था दिस इज इक्वल टू कर्ल एल बाय कर्ल क्यू अल्फा डॉट, यही था इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहाँ पर वही यूज कर सकते हैं, डी बाई डी टी इंटू पी अल्फा इज इक्वल टू कर्ल एल बाय कर्ल ऑफ क्यू अल्फा। दिस इज वन इज द रोट इक्वेशन। ये हमारे पास एक रोट इक्वेशन आ गई। तो इसको आप अच्छे से लिखेंगे, डी पी अल्फा बाई डी टी इज इक्वल टू कर्ल एल बाय कर्ल ऑफ क्यू अल्फा, वेयर अल्फा रन फ्रॉम m+1 to n तक। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। और अभी जो हमारी थर्ड नंबर की इक्वेशन आई थी, थर्ड इक्वेशन हमारी क्या आई थी, क्यू अल्फा डॉट इज इक्वल टू कर्ल आर बाय कर्ल ऑफ पी अल्फा। ये इक्वेशन आई थी हमारे पास, देखो। और यहां से आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ये वैल्यू आ गई, डी क्यू अल्फा बाई डी टी इज इक्वल टू कर्ल आर बाई कर्ल पी अल्फा। और यहां से हमारे पास क्या आया, डी पी अल्फा बाई डी टी इज इक्वल टू कर्ल एल बाई कर्ल क्यू अल्फा।
तो आपको ना क्या पता चला कि अगर आप क्यू अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी, और अगर आप पी अल्फा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ये हमारी दो मेन इक्वेशंस आई हैं। उसके बाद अभी हमारे पास एक ये इक्वेशन भी है, डी बाई डी टी, लैग्रांजियन इक्वेशन का ही यूज कर रहे हैं यहाँ पर भी, कर्ल आर बाय कर्ल ऑफ क्यू आई डॉट माइनस कर्ल आर बाय कर्ल ऑफ क्यू आई इज इक्वल टू 0, बिकॉज यहाँ पर आर के अंदर हमारे पास मेन फंक्शंस तो P1 P2 Pn ही थे, ये हमारे पास एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड किए गए थे, और जैसे ही हम एक्स्ट्रा कंपोनेंट ऐड करेंगे तो दिस विल सेटिस्फाई लैग्रांजियन इक्वेशन, है ना। तो ये लैग्रांजियन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं i फ्रॉम 1 to n तक। तो ये जो हमारी दो इक्वेशन, एक तो ये वाली, दो सेकंड वन इज दिस एंड थर्ड वन इज दिस, दीज आर नोन एज रोट इक्वेशंस, और इनको अच्छे से लिखा गया है। इस वाली की वैल्यू और निकालते हैं, क्योंकि हमें ना अपना सारा आंसर किस में चाहिए, रोट फंक्शन में चाहिए, फिर अपना आंसर आ जाएगा। ये भी अपना आर में आ गया, यहाँ पर भी रोट फंक्शन है, हेयर इज ऑल्सो रोट फंक्शन, यहाँ पर देखो रोट फंक्शन कैसे आएगा। ये वाली वैल्यू आपको पता है ना कहाँ से आई है, क्योंकि हमारी जो प्रीवियस थी ये वाली माइनस कर्ल एल बाय कर्ल ऑफ क्यू आई इज इक्वल टू 0। हमारे पास दो इक्वेशन थी लैग्रांज के अंदर, एक तो ये वाली थी और एक अल्फा वाली थी। जो अल्फा वाली थी वहां से तो ये आ गया हमारे पास, ये वाली आ गई थी। अल्फा वाली में जब हमने इसकी वैल्यू पुट की थी, यहाँ पर अल्फा था, तो हमने इक्वेशन नंबर 1 का यूज किया, ये पी अल्फा आ गया था। बट अभी वो जब आई वाली बची हुई थी हमारे पास, क्योंकि हमने दो इक्वेशन लिखी थी, ये जो आई वाली इक्वेशन थी इसमें हमने इन इक्वेशंस का यूज किया है। अब ध्यान से देखो, कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई डॉट, ये वाली यहाँ पर क्या लिख दोगे आप, माइनस ऑफ, यह आ जाएगा माइनस ऑफ कर्ल आर बाय कर्ल क्यू आई डॉट, एंड सिमिलरली कर्ल एल बाय कर्ल क्यू आई की वैल्यू रख दो ये वाली। तो यहाँ पर आप क्या रख सकते हो, कर्ल आर बाय कर्ल क्यू आई, और वो प्लस का आएगा, तो मैंने पूरे में से माइनस कॉमन लिया और उसको 0 की साइड भेज दिया, तब जाके हमारी ये इक्वेशन आई है। इस तरह से हमने सिर्फ डोंकिन थ्योरम का ही इस्तेमाल किया है और कुछ ज्यादा नहीं किया। तो दोनों थ्योरम से, दोनों इक्वेशन से, सॉरी, एक तो हमारी अल्फा वाली से ये इक्वेशन आई है, और जो आई वाली इक्वेशन है उससे ये वाली इक्वेशन आई है। ये दोनों इक्वेशंस हमारी आ गई। बट जो हमारा मेन आंसर होता है ना, वो हमारा सिर्फ रोट फंक्शन में ही आना चाहिए, तभी तो उनको रोट इक्वेशंस बोला जाएगा। यहाँ पर आर है, ठीक है, वहां पर भी एल एल था, हमने आर में रिप्लेस कर दिया, ये भी ठीक हो गया। यहाँ पर हमें एल दिख रहा है, लैग्रांजियन फंक्शन है, होना क्या चाहिए, रोट फंक्शन। अब देखो क्या यहाँ से आपको वैल्यू मिल सकती है, ये वाली देखो, कर्ल एल बाय कर्ल क्यू अल्फा की वैल्यू आप क्या रख सकते हो, माइनस ऑफ कर्ल आर बाय कर्ल क्यू अल्फा। तो क्यों ना मैं यहाँ पर ये कर दूं माइनस। तो ये हमारी जो इक्वेशंस आई हैं तीनों, दीज आर नोन एज रोट इक्वेशंस, इनको रोट इक्वेशंस बोला जाता है। और जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर हमारे पास लैग्रांजियन वेरिएबल्स हैं, और जो हमने मेन कंपोनेंट लिया था वहां पर हमारे पास हैमिल्टोनियन वेरिएबल था। इस तरह से जो रोट थे उन्होंने दोनों वेरिएबल्स का इक्वली यूज किया है, और हमारे सिस्टम को अच्छे से डिस्कवर करने के लिए कुछ इक्वेशंस दी थी। इन इक्वेशंस को ही रोट इक्वेशन बोला है। फिर भी अगर आपको इस आर्टिकल में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में या टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।